Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to deal with Kenneth Brooks paradox का left ahead वाला chapter. Glory and honor to all those who are literaturistic. And let us begin without wasting any further time. Dear God, the very houses seem asleep, यानी कि जितने भी घर हैं सब सोए हुए नजर आ रहे हैं. And all that mighty heart is lying still. और जितने भी हार्ट्स हैं यानी माइटी हार्ट्स की बात तो नहीं हो रहा है, एक ही दिल की बात हो रहा है. वो जो माइटी हार्ट है वो स्टिल दिख रहा है, स्टिल यानी कि धड़क नहीं रहा है. अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The city in the poet's insight of the morning has earned its right to be considered organic, not merely mechanical. यानी कि एक तरह से देखो तो लंदन की बात हो रही थी और लंदन को देखा जाए तो लंदन ऑर्गेनिक लग रहा है ना कि मैकेनिकल लग रहा है. यानी कि सुबह की जो रोशनी पड़ती है उसके बाद लंदन ऑर्गेनिक दिखता है यानी बहुत सुंदर दिखता है, ना कि मैकेनिकल दिखता है यानी कि मैन मेड है. अगर लास्ट की वीडियोस देखी होगी आपने तो वहां पे मैंने बताया है कि माउंटेन्स तो सुबह की लाइट पड़ने के बाद अच्छे दिखने लगते हैं क्योंकि उनका वो अधिकार है, क्योंकि दे आर नेचुरल. लेकिन ये जो मैन मेड हाउसेज हैं या होम्स हैं इनका अधिकार नेचुरल दिखने का नहीं है, फिर भी ये अच्छे दिखने लगे हैं. दैट इज पैराडॉक्स. That is why the stale metaphor of sleeping houses is strangely renewed. यानी कि ये जो स्लीपिंग हाउसेस हैं वो स्लीप हैं यानी कि वो सोए हुए दिख रहे हैं या फिर मरे हुए दिख रहे हैं. लेकिन अगर देखा जाए स्टील मेटाफर यानी कि मेरे टीचर्स ने भी ये मुझे बता के रखा है कि मेटाफर दो तरीके का होता है, एक अलाइव मेटाफर और एक डेड मेटाफर. यानी जिंदा चीजों के लिए जो मेटाफर लगता है दैट इज अलाइव वन, और मुर्दे चीजों के लिए या फिर ऐसी चीजें जो कि जिंदा नहीं है अगर उन पे कोई मेटाफर लगता है तो दैट इज डेड मेटाफर एक्चुअली. अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो घर हैं ये सोए हुए तो हैं लेकिन फिर भी सोए हुए ना दिख करके अच्छे दिख रहे हैं. द मोस्ट एक्साइटिंग, लेट मी अंडरलाइन करता चलूँ ताकि आप फॉलो कर सके. द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट द पोएट कैन से अबाउट द हाउसेस इज दैट दे आर अस्लीप. यानी कि एक जो सबसे अच्छी बात या मोस्ट एक्साइटिंग चीज कोई भी पोएट कह सकता है इन हाउसेस के बारे में वो ये है कि ये जो सारे घर हैं वो अस्लीप हैं यानी सोए हुए हैं. ही हैज बीन इन द हैबिट ऑफ काउंटिंग देम डेड. और ये जो आपके पोएट हैं उनकी हैबिट है कि वो सारे हाउसेस को डेड मान के चलते हैं एज जस्ट मैकेनिकल एंड इन इनएनिमेट. सॉरी फॉर दैट. और ये एज जस्ट मैकेनिकल एंड इनएनिमेट यानी कि मतलब ये है कि सारे घर जो हैं मैकेनिकल हैं और ना कि नेचुरल हैं. इसकी वजह से पोएट जो हैं वो मान के चलते हैं या फिर जो राइटर है या ऑथर है वो ये मान के चल रहा है कि सारे के सारे घर डेड हैं. टू से दे आर अस्लीप यानी बोलिए गलत नहीं होगा कि ये सो रहे हैं, इट इज टू से दैट दे आर अलाइव. अब देखो अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि तुम सो रहे हो तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मरे हुए हो. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि डेड मेटाफर आ रहा है. डेड मेटाफर यानी कि सारे के सारे घर अलाइव तो होते नहीं है, घरों में के अंदर जो इंसान होते हैं वो उसको जिंदा बनाते हैं, ना कि घर की चार दीवारें उसको जिंदा बनाती हैं. तो अगर कोई अच्छे से समझना चाहे तो घर की दीवारें तो डेड ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे असली बोलने का मतलब ये है कि दे आर अलाइव यानी कि वो सो रहे हैं. सुबह का समय है, देखो भाई इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ. जैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं तो सुबह का समय है और जब सुबह के समय में हल्की हल्की सुबह ये सूरज की रोशनी आती है तो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग सोते ही रहते हैं. तो यहाँ पे वैसा ही कुछ रेफरेंस है कि सभी घर सो रहे हैं. सभी घर सोने का मतलब है सभी इंसान सो रहे हैं, ये समझने वाली बात है. और जब उस पर सुबह की रोशनी पड़ती है तो वो काफ़ी देखने लायक होती है, नायाब होती है. ऐसा कुछ यहाँ पे लिखने का मतलब है. तो भाई हमें ये समझना है कि यहाँ पे असलीप लिखा तो हुआ तो है, ये असलीप लिखा हुआ तो है लेकिन इसका मतलब है अलाइव. अलाइव मतलब यानी जगा हुआ या जिंदा. और इसका मतलब ये है कि यहीं पे ये पैराडॉक्स आ जाता है. ये वाली लाइन मैं थोड़ा सा ज़्यादा अंडरलाइन कर देता हूँ फॉर लेइंग ऑन मोर एम्फेसिस ऑन दैट. दे पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ नेचर. और ये जो सारे घर हैं वो लाइफ ऑफ नेचर में पार्टिसिपेट करते हैं. ये इसका कॉमन सेंस वाली बात है. कॉमन सेंस यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो सारे घर बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं नेचर पे ही बने हैं यानी धरती पे बने हैं, लैंड पे बने हैं, जो कि टैंजिबल एसेट है. टैंजिबल इनटैंजिबल एसेट्स आपको पता होगा. तो एक जो कि फिक्स्ड एसेट है जो कभी खत्म नहीं हो सकता. लेट अस मूव ऑन फर्दर. In the same way, the
tired old metaphor which sees in the same way, the tired old metaphor which sees a great city as pulsating heart of empire becomes REVIVIFIED revivified या फिर revivified ही इसको पढ़ते हैं। इसको आप इसको अगर रिप्लेस करना चाहें तो उसको रिवाइविफाइड कहने के बजाय आप कह सकते हैं रिवाइव भी बोल सकते हैं। अगर इसको सिंपली ब्रेक डाउन करूं मैं, इन द सेम वे अगर इसी तरीके से देखा जाए, द टायर्ड ओल्ड मेटाफर यानी कि जो मेटाफर है वो सीज द ग्रेट सिटी एज अ पल्सवेटिंग हार्ट ऑफ द एम्पायर बिकम्स रिवाइविफाइड, यानी कि ये जो आपका छोटे शहर की बात हो रही है वो एक बड़े एम्पायर का हिस्सा है। इसको और तोड़ता हूँ कि जो लंदन है वो एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, एक कंट्री का हिस्सा है। तो ऐसे समझ लो द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द नदर्न आयरलैंड वहाँ का पूरा नाम है, वहाँ की एक शहर है लंदन। तो यानी एक बड़े एम्पायर का वो एक छोटा सा कोना है। विसीज अ ये लिखा है विसीज अ ग्रेट सिटी एज पल्सवेटिंग हार्ट ऑफ द एम्पायर बिकम्स रिविफाइड, यानी कि रिवाइवल हो रहा है। रिविविफाइड का मतलब होता है गिव अ न्यू लाइफ और विग्योर, यानी कि ये जो छोटा सा शहर है जिस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं और किरणें पड़ने के बाद में जो अच्छे सा अच्छा सा एक व्यू आता है निकल करके, जो एक नायाब चीज देखने को मिलती है, उससे क्या होता है कि ये जो बड़ा सा एम्पायर है वो रिवाइव हो जाता है, यानी कि वो छोटे से शहर के चमकने की वजह से पूरे एम्पायर में खुशियों की लहर आ जाती है, खुशियों का सैलाब आ जाता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, इसको और तोड़ लो तो सपोज सपोज करो द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द नदर्न आयरलैंड एक बड़ा सा एम्पायर है। एम्पायर में एक छोटी शहर है लंदन। तो लंदन एक जो छोटी शहर है वो उस शहर का दिल है, यानी उस बड़े एम्पायर का दिल है। तो जब लंदन अच्छा दिखेगा यानी जब दिल अच्छा होगा तो पूरी बॉडी अच्छे से काम करेगी। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। इट इज ओनली व्हेन द पोएट सीज द सिटी अंडर द semblance ऑफ डेथ, ये तब होता है जब पोएट देखता है सिटी को अंडर द semblance ऑफ डेथ दैट ही कैन सी इट एक्चुअली अलाइव, यानी कि एक तरह से देखा जाए ये तब होता है जब आप किसी चीज को जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ देख सकें। यहाँ पे वही लिखा है, इट इज ओनली व्हेन द पोएट सीज, जब ये तभी हो सकता है जब कोई पोएट किसी भी सिटी को अंडर द semblance ऑफ डेथ देखे, यानी कि डेथ के लिए सिंबलाइज करे, ऐसा हो सकता है। एंड ही कैन सी इट एक्चुअली अलाइव, और एक जो आपके सामने जिंदा कोई चीज है आप उसकी डेथ को इमेजिन करके जब आप कोई बात बोल रहे होते हैं तो ये कुछ पैराडॉक्स ही साउंड करता है। क्विक विद द ओनली लाइफ विच ही कैन एक्सेप्ट द ऑर्गेनिक लाइफ ऑफ नेचर, यानी कि सारे घर तो सोए हुए हैं, तो अगर कोई लाइफ है बाहर जो क्विक है या फिर जो जगी हुई है, दैट इज ओनली नेचर, यानी कि सब कुछ सोया हुआ है, सब कुछ स्टिल है, लेकिन अगर सच में कुछ मूव कर रहा है या सच में कुछ जिंदा है तो दैट इज नेचर। मूविंग फर्दर, it is it is not my intention to exaggerate Wordsworth's own consciousness of paradox involved, यानी कि ये ब्रूक्स ये नहीं कह रहे हैं कि वो वर्ड्सवर्थ के पैराडॉक्स को एकदम फैला करके बताना चाहते हैं, ऐसा ब्रूक्स का बिल्कुल भी कहना नहीं है। इट इज नॉट माई इंटेंशन टू exaggerate Wordsworth's own consciousness of paradox involved in this poem. He prefers, as is usual with him, द फ्रंटल अटैक, यानी कि वो वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे वो करते थे अपनी बाकी की पोएट्रियों में, जो कि वो करते थे फ्रंटल अटैक, यानी कि खुल करके सामने बातें बोलते थे। और ये जो रेगुलर लैंग्वेज है यानी कि आम लोगों की जो लैंग्वेज है उसमें बात कर रहे हैं। बट द सिचुएशन इज पैराडॉक्सियल हियर एज इन सो मैनी ऑफ हिज पोम्स, यानी कि ये जो सिचुएशन आ रही है निकल के वो पैराडॉक्सिकल है, और ये सारी बातें वो सारी ही पोम में करते हुए नजर आए हैं, और उनकी पोएट्री भी पैराडॉक्स है। ये समझो कि कोई आदमी बोल रहा है कि वो किसी रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, और वहाँ के रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होने के बाद वो केवल ले मैन्स लैंग्वेज में लिखेगा, यानी कि आम आदमी की भाषा में लिखना चाहता है, तो कैसे वो पैराडॉक्स इस्तेमाल कर रहा है। एक आम आदमी या फिर जो पीजेंट्रिक आदमी है जो कि थर्ड स्टेट थी उस समय की, उसको कैसे मालूम होगा कि व्हाट इज पैराडॉक्स, वो तो इतना पढ़ा ही लिखा नहीं है। और 1805 के बाद से देखा जाए तो फ्रांस में बहुत डेवलपमेंट होता है क्योंकि नेपोलियन आता है, लेकिन 1815 के बाद जो क्लास राइज करती है उसका नाम होता है न्यू मिडिल क्लास। तो वो न्यू मिडिल क्लास पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये जो आपके वर्ड्सवर्थ हैं वो इंस्पायर्ड रहते हैं 1789 से लेकर के 1805 तक की फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टाइम पीरियड से। तो ये बात वो क्यों बोल रहे हैं जो कि उनके समय से बहुत एडवांस है, यहाँ पे पैराडॉक्स फंस रहा है।
इन हिज प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, देखो ये वही बात करने जा रहा है कि जब वो प्रीफेस लिखते हैं सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, वर्ड्सवर्थ stated that his general purpose was to choose incidents and situations from common life. वर्ड्सवर्थ लिखना चाहते थे कॉमन लाइफ के ऊपर, ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसे सिचुएशन को चूज करना चाहते थे जो कि कॉमन लाइफ पे बेस्ड थी, बट सो टू ट्रीट देम दैट ऑर्डिनरी थिंग्स शुड बी प्रेजेंटेड टू द माइंड इन एन अनयूजुअल एस्पेक्ट, यानी कि आम चीजों को भी ऐसा प्रेजेंट करो कि वो बहुत, कह सकते हो कि ऑर्नामेंटल वे में प्रस्तुत करना चाहते थे। कि जैसे मान लो आप बोल रहे हैं कि कुत्ता रोटी खा रहा है, तो कोई बोल रहा था डॉग इज ईटिंग द पैशन ऑफ हिज लाइफ। अब बोल रहे हैं मैं काम पे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर ग्लोरी एंड ऑनर टू बी ब्लाइट एंड डिलाइट, अनलीश द हेल ऑफ माई लाइफ इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। ऐसे ऑर्नामेंटल लैंग्वेज को यूज करना नॉर्मल बातों के लिए। कॉलेज वॉज टू स्टेट द पर्पज फॉर हिम लेटर, कॉलेज बाद में इसको और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं in terms which make even more evident Wordsworth exploration of paradoxical मिस्टर वर्थ। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइन ट्रिकी हो रहा है, इन टर्म्स अगर देखा जाए तो, यानी टेक्निकल बात की जाए, विच कैन मेक मोर एविडेंट वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ पैराडॉक्सिकल, यानी कि कॉलरेज ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं कि वर्ड्सवर्थ कैसे पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन कॉलरेज इस बात पे खासा जोर देते हैं कि नहीं मेरे दोस्त वर्ड्सवर्थ, तुम्हारी जो लैंग्वेज है और पोएट्री जिसकी तुम पोएटिक डिक्शन की बात करते हो, दैट इज नॉट द लैंग्वेज। इसको अगर समझा जाए तो ये कोई आम लोगों की लैंग्वेज नहीं है, दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। और तुम इसको इस बात पे लेके चल रहे हो या फिर ये बताते चल रहे हो कि तुम्हारी जो लैंग्वेज है बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है, ये गलत होगा। तो ये आपके कॉलेज साहब क्या करते हैं, इसको और इलेबोरेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मिस्टर वर्ड्सवर्थ was to purpose to himself as his objective to give the charm of novelty to things of everyday, यानी कि वर्ड्सवर्थ चार्म ऐड करना चाहते थे। वर्ड्सवर्थ क्या करना चाहते थे, ब्यूटी ऐड करना चाहते थे, नोबिलिटी ऑफ द थिंग्स ऑफ एवरीडे, नोवेल्टी टू द थिंग्स ऑफ एवरीडे, यानी कि जो आसपास की चीजें हैं, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं, उसमें वर्ड्सवर्थ क्या करना चाहते थे, चार्म ऐड करना चाहते थे। एंड टू एक्साइट अ फीलिंग एनालोगस टू द सुपरनैचुरल, एनालोगस का मतलब होता है सुपरनैचुरल ही होता है, एनालोगस का भी मतलब सुपरनैचुरल होता है। फीलिंग एनालोगस टू द सुपरनैचुरल, इसका मतलब ये होता है निकल के, मतलब छोटी छोटी बातें अगर मैं जोड़ूं तो वो क्या करना चाहते थे कि जो आम बात है या फिर जो भी रेगुलर चीजें हैं, उस रेगुलर चीज को भी ऐसा दिखाना चाहते थे कि वो सुपर नेचुरल लगने लगे। बाई अवेकनिंग द माइंड्स अटेंशन फ्रॉम द by awakening the mind's attention from the lethargy of custom and directing, just a second, and directing it to the loveliness and wonders of the world before us, यानी कि वो सब ये क्या करना चाहते थे कि इन छोटी छोटी बातों को, इन छोटी छोटी बातों को वो प्रेजेंट करते थे ऐसे वे में कि वो सुपर नेचुरल लगे। बाय अवेकनिंग द माइंड्स अटेंशन फ्रॉम द लेथार्जी ऑफ कस्टम, यानी कि हमारा जो माइंड है, जो डेली रोजमर्रा की चीजों में फंसा हुआ है, लेथार्जी ऑफ कस्टम से उठा करके एंड डायरेक्टिंग इट टू द लवलीनेस, और उसको ये जो डेली कस्टम है लेथार्जिसिटी, यानी कि हम जो रोज चीज करते हैं उससे हमारा मन भर जाता है, एंड डायरेक्टिंग इट टू द लवलीनेस एंड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर अस। तो नॉर्मल चीजों को भी ऐसा प्रेजेंट करो कि आम आदमी को भी उससे प्यार हो जाए, ऐसा कुछ वर्ड्सवर्थ करने की कोशिश किया करते थे। वर्ड्सवर्थ इस बात को कभी भी, कह सकते हैं, स्वीकारे नहीं या फिर इस बात पे कभी भी माने नहीं कि वो सच में ऐसा करना चाहते थे, जबकि वो कहते थे कि मैं कॉमनर्स यानी कि पीजेंट्री की लैंग्वेज में लिखता हूँ, ऐसा सच में था नहीं। तो ये भी एक कॉन्ट्रास्ट है। वर्ड्सवर्थ इन शॉर्ट was consciously attempting to show his audience that the common was really uncommon and prosaic was really poetic, यानी कि जो प्रोसिक है, PROSAIC प्रोसिक, यानी कि जो प्रोस फॉर्म में जो रेगुलर लेमैन्स की लैंग्वेज है वो भी पोएटिक हो सकती है। तो और एक जो दूसरा काम वो करना चाहते थे कि जो कॉमन है, जो कॉमन लोग हैं वो अनकॉमन लोग हैं। ये भी एक अजीब बात है। देखो अब ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे एक अमीर आदमी है, उसके लिए सारे अमीर आदमी लोग कॉमन लोग हैं, लेकिन एक अगर अमीर आदमी किसी गरीब को देखेगा तो उस गरीब के लिए वो अमीर आदमी अनकॉमन है और उस अमीर के लिए वो गरीब आदमी अनकॉमन है, क्योंकि दोनों की लाइफ स्टाइल्स अलग अलग हो गई।
तो यहाँ पे यही पैराडॉक्स है कि ये जो कॉमन है वॉज रियली अनकॉमन, द कॉमन वॉज रियली अनकॉमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, अगर आप इसको एग्जाम में मेंशन करेंगे तो यू विल श्योरली गेट गुड मार्क्स। तो द कॉमन वॉज रियली अनकॉमन, द प्रोज यानी कि जो प्रोज फॉर्म की जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो पोएटिक है। यानी कि जो हम आम आदमी बात करते हैं, हम लोग आप आपस में डेली या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी बात करते हैं वो प्रोज फॉर्म में बात तो करते हैं, लेकिन वो बहुत पोएटिक है, ऐसा वर्ड्सवर्थ का कहना था। कॉलेज टर्म्स द चार्म ऑफ नोवेल्टी ऑफ द थिंग्स ऑफ एवरीडे अवेकनिंग टू द माइंड। अब ये कह रहे हैं कि कॉलेज का कहना है कि ये जो नोशन है, चार्म ऑफ नोवेल्टी टू द थिंग्स ऑफ एवरीडे, यानी कि जितनी भी चीजें हैं थिंग्स ऑफ एवरीडे अवेकनिंग टू द माइंड, सजेस्ट द रोमांटिक प्रीऑक्युपेशन विद वंडर, द सरप्राइज, द रेवलेशन which puts the tarnished familiar word in new light। टार्निश का मतलब अगर देखा जाए तो कोई ऐसी चीज जो कि अनकलर्ड हो। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। ये आपके कॉलेज साहब कहना चाह रहे हैं कि जितना भी रोमांटिक नोशन है, या ये कह सकते हो कि जो डेली नोशंस को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करने का ये जो तरीका है, ये थोड़ा सा अजीब है। अजीब इसलिए है कि ये जो गरीबी है, गरीबी में सब कुछ टार्निश्ड होता है, यानी उनके पास कुछ भी नया नहीं होता, लोगों के पास कुछ भी कलरफुल नहीं होता। और कलरफुल ना होने की वजह से ये क्या हो जाता है कि अगर आप रोमांटिक प्री ऑक्यूपेशन से जोड़ देते हैं कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है, और अगर आप उसको रोमांटिसाइज कर देते हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं, न्यू लाइट में लेके चले आ रहे हैं। यही सिंपल बात लिखी हुई है। दिस मे वेल बी द रेजन डे ट्रे, RAIS1 रेजन डे ट्रे का मतलब होता है इट इज बेसिकली अ फ्रेंच फ्रेज, फ्रेंच वर्ड है ये। इसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग। दिस मे वेल बी रीजन फॉर बीइंग ऑफ मोस्ट रोमांटिक पैराडॉक्सेस। और ये जो है कि आम चीजों को ऐसा प्रेजेंट करना कि वो कुछ अलग ही लगने लगे और उनके अंदर चमक आ जाए, यही है रोमांटिक पैराडॉक्स। एंड येट न्यू क्लासिक पोएट्स यूज पैराडॉक्स फॉर, जस्ट अ सेकेंड। तो इसी सेम काम के लिए न्यू क्लासिक्स भी पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते थे कि छोटी छोटी चीजों में जो कि बेजान सी हैं उनके अंदर जान आ जाए। सेम पर्पस उनका भी था। कंसीडर पोप्स लाइन्स द एसे ऑन मैन। अब ये कुछ लाइन्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रीड देम, आप लोग देख लीजिएगा। यू कैन, अच्छा मैं पढ़ ही देता हूँ। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर बॉर्न बट टू डाई। अब देखो, बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू err, like in ignorance and reason such whether he thinks too little or too much, thinks too little or too much, ये भी अजीब बात है। क्रिएटेड हाफ सो टू राइज, यानी हाफ बनाया गया राइज करने के लिए, हाफ टू फॉल यानी आधा आदमी बनाया राइज करने के लिए, आधा आदमी बनाया है फॉल करने के लिए। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स एंड येट प्रे टू ऑल, यानी कि हम ग्रेट हैं, लॉर्ड्स हैं सारी चीजों के, और सारी चीजों के शिकार भी हम ही बनते हैं। सोल जज ऑफ ट्रुथ, यानी कि हम सोल जज ऑफ ट्रुथ हैं। इन एंडलेस एरर होल्ड द ग्लोरी जस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ड। अब ये देखो पूरा पैराडॉक्सिकल है, एक ही बात बोली जा रही है, अगली बात उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, एक बात बोली जा रही है, अगली लाइन उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो ये समझने वाली बात आ गई यहाँ पे। अब आगे देखो, हियर इट इज ट्रू द पैराडॉक्सेस इंसिस्ट ऑन आयरनी। पैराडॉक्स आयरनी पे ही एग्जिस्ट करता है और इंसिस्ट करता है, यानी जोर भी देता है। आयरनी का मतलब मैं बताऊं तो ये होता है सरकाजम। तो पैराडॉक्स सरकाजम की बहुत ज्यादा बात करता है और हमको देखने को मिलेगा। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, जो कि थोड़ा ब्राइट हो और आंखों को चुभता रहे। इट इज गुड नाउ। हियर इट इज पैराडॉक्स इंसिस्ट ऑन द आयरनी एंड रेदर द वंडर। अब देखो, पैराडॉक्स आयरनी पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि वंडर पे यानी अजूबा करने पे, सरकाजम करते हैं। But Pope too might have claimed that he was tweeting the things of everyday man himself and awakening his mind so that he would review himself in a new building light। अब ये देखो, ये बहुत टेक्निकल लाइन आ गई। But Pope too might have claimed that he was treating the things of everyday। पोप ये भी कह सकते थे कि वो एवरीडे की चीजों पे बात कर रहे हैं, और एवरीडे की चीज में मैन खुद भी आता है। एंड अवेकनिंग हिज माइंड सो दैट ही वुड व्यू हिमसेल्फ एज अ न्यू बिल्डिंग लाइट, और वो खुद को ऐसा देख सकते थे कि वो खुद में ही न्यू बिल्डिंग लाइट है, यानी कि समाज को एक अलग तरीके से वो देखने जा रहे हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ।
कि ये जो आपका पैराडॉक्स होता है वो आयरनी पे फोकस करता है। पोप क्या करते थे, पोप भी क्लेम कर सकते थे कि वो क्या कर रहे हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, यानी कि जैसे डेली डेली ह्यूमन डेली बेसिस पे ह्यूमन बीइंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसकी बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन बीइंग को वो ग्लोरीफाई करके लिख सकते थे एंड अवेकनिंग हिज माइंड, और अपने अपने दिमाग को इस तरह से अवेक कर सकते थे सो दैट वुड ही वुड व्यू हिमसेल्फ इन अ न्यू ब्लाइंडिंग लाइट, यानी कि बिल्डिंग लाइट में इसको पढ़ने जा रहा था, यहाँ पे ब्लाइंडिंग लाइट लिखा हुआ है, यानी कि पोप खुद को ऐसे देख सकते थे कि कोई वो खुद ही एक ब्लाइंडिंग लाइट है। यानी कि अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए और तोड़ा जाए तो पोप करीब करीब ऐसा सोच सकते थे कि वही एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इतना चार्म ऐड कर दिया है, इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी हैं लोगों की लाइफ में कि सब के सब अंधे हो गए हैं। और अब क्या हो रहा है, एक नया दौर आ चुका है, दैट इज पैराडॉक्स का दौर, कि जो खराब है वो अच्छा है और जो अच्छा है वो खराब है, कुछ ऐसा दिखता। क्योंकि उस समय जो आम आदमी की स्थिति वो थी वो बहुत बेकार थी, और पोप के जो ऐसे थे वो मैन पे बेस्ड थे, यानी मैन हिमसेल्फ पे। तो मैन ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन था वो गरीब था, और अगर वो ऐसा सोचता तो ये ब्लाइंडिंग लाइट वाला काम होता। Thus there is a certain and odd wonder in Pope, just as there is certain trace of irony implicit in Wordsworth's sonnet. Thus there is a certain odd wonder in Pope, यानी कि अगर देखा जाए तो पोप भी खुद में एक वंडर का काम कर रहे हैं। देयर इज सर्टेन ट्रेस ऑफ आयरनी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आयरनी का भी ट्रेस मिलेगा, इम्प्लिसिट इन वर्ड्सवर्थ सोनेट, यानी कि अप्लाई होता है वर्ड्सवर्थ के सोनेट्स में। वर्ड्सवर्थ कहते थे, लेकिन वर्ड्सवर्थ क्या कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ क्या कहते थे, वर्ड्सवर्थ का कहना था कि जितनी मेरी भी बातें हैं, मेरी जितनी भी बातें हैं वो कॉमन मैन पे बेस्ड हैं या फिर नॉर्मल बातों पे बेस्ड हैं। There is of course no reason why they should not occur together and they do, यानी कि इसमें कोई बहुत बड़ी रीजन नहीं हो सकती कि ये दोनों खुद क्यों साथ नहीं हो सकते। जैसे कि आयरनी और पैराडॉक्स क्यों साथ नहीं हो सकते, या आयरनी और वंडर क्यों साथ नहीं हो सकते, या फिर पैराडॉक्स और वंडर क्यों नहीं साथ हो सकते। तो तीसरा वाला जो है पैराडॉक्स और वंडर वाला, इस पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। देखो यहाँ पे अगली लाइन में लिख रहा है, wonder and irony merge in many of lyrics of Blake. They merge in Coleridge, the rhyme of Asian mariner. The variations in emphasis are numerous. Grace Elegy uses a typical Wordsworth situation with the rural scene and with peasants contemplated in light of their betters, but in the elegy the balance is heavily tilted in the direction of irony, revelation and ironic rather than a startling one. अब यहाँ पे कुछ बातें अगर मैं समझाऊँ या फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये लिखा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा है। देयर इज ऑफ कोर्स नो रीजन व्हाई दे शुड नॉट अकर टुगेदर एंड दे डू वंडर एंड आयरनी मर्ज इन मैनी ऑफ लिरिक्स ऑफ ब्लेक, यानी कि वंडर और आयरनी एक साथ दिखेंगे ब्लेक में, और ये दिखेंगे कॉलरिज की राइम ऑफ एशियन मरीनर में। जैसे उसकी एक फेमस लाइन भी है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ये पैराडॉक्स ही तो है कि अगर हर तरफ आपके यहाँ पानी है और पानी होने के बाद भी आपके पास कोई पानी नहीं है पीने के लिए, तो ये तो अजीब बात है। और ये आयरनी भी हो गया, तो आयरनी और वंडर कई बार साथ ही में आता है। तजु ये आपको अजूबा भी होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चारों तरफ पानी है और चारों तरफ पानी होने के बाद भी आदमी पानी नहीं पी सकता। भाई वो वाटर सॉल्टी है। तो ये तो रीजन है, ये तो रीजन है, ये साइंटिस्ट का काम है, ये हमारा आपका काम नहीं है। सीन विद पीजेंट्स कंtemplated ऑफ लाइट, और ये वर्ड्सवर्थ में दिखेगा, वर्ड्सवर्थ पीजेंट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एलिजी में देखा जाता है, एलिजी यानी कि जो किसी की डेथ पे लिखी जाए या फिर सॉरोफुल पोम होती है, तो बट इन एलिजी द बैलेंस इज हेविली टिल्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ आयरनी, यानी कि केवल एलिजी में ये देखा जाता है कि आयरनी पे ज्यादा फोकस होगा ना कि वंडर पे। द रेवोल्यूशन एंड आयरनिक रेदर देन एंड स्टार्टलिंग वन, यानी कि जो रेवोल्यूशन होगा वो कि आयरनिक ज्यादा होगा रेदर देन स्टार्टलिंग वन, यानी कि वंडर्स पे बात नहीं होगी। ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट back to its mention call the fleeting breath, can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death। यानी कि देखो इसमें डेथ का बात हो रहा है, यानी कि ये एलिजी है,
और यहाँ पे देखो कोई भी वंडर का बात नहीं हुआ है, केवल ताना कसा गया है, इसकी तरफ ज़्यादा इशारा है, मेरा ये कहना है। अब हम आगे देखते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एन्यूमरेटिंग द पॉसिबल वेरिएशंस। इसमें ये ब्रूक्स कहना चाहते हैं कि वो किसी ये क्या कहते हैं कि पॉसिबल वेरिएशंस को बांधने के लिए वो यहाँ नहीं है, वो कुछ और करना चाहते हैं। और वो क्या करना चाहते हैं, आई एम इंटरेस्टेड रादर देन इन सीइंग द पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्सेस को वो देखना चाहते हैं स्प्रिंग फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ द पोएट्स लैंग्वेज। यानी कि पैराडॉक्स क्या होता है, पोएट की लैंग्वेज से उछल करके बाहर आता है। इट इज अ लैंग्वेज इन विच द कैनोनेशंस प्ले as great a part as denotations। यानी कि देखो कैनोनेशंस की बात करें, सॉरी कोई कैनोनेशंस नहीं है, दीज आर कोनोनेशंस। तो अगर कोनोनेशंस की बात करें, समथिंग सजेस्टेड बाय अ वर्ड और थिंग, तो यानी कि किसी चीज से किसी दूसरी चीज की तरफ इशारा करना, दैट इज कोनोनेशंस। और डिनोटेशंस की बात करें, डिनोटेशंस को कहा जाएगा कि लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग। तो ये जो है, ये जो लैंग्वेज है, ध्यान से समझना पैराडॉक्स की लैंग्वेज क्या होती है। इट इज लैंग्वेज इन विच द कोनोनेशंस प्ले एज ग्रेट पार्ट एज डिनोटेशंस। यानी कि जो लिटरल मीनिंग है उसका भी इम्पोर्टेंस होगा पैराडॉक्स में, और जो इशारा है जिसकी तरफ उस लिटरल मीनिंग का जो भी इशारा है वो भी उतना ही मेजर पार्ट प्ले करेगा। यानी कि जो लिटरेचर वाली मीनिंग है, यानी कि जो लिटरेरी मीनिंग है वो भी रोल प्ले करेगी आपको मीनिंग निकालने में। और जो पोएटिक मीनिंग है या फिर जो सिंबॉलिक मीनिंग है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होगा। जब आप, और अगर इसको और तोड़ दूं मैं और सिंपल कर दूं, जब आप क्या करते हैं लिटरल मीनिंग प्लस सिंबॉलिक मीनिंग को या फिर जो पोएट्री वाली मीनिंग है को लेकर के चलते हैं, तब जाके पैराडॉक्स निकल के आता है। यही पोएट की लैंग्वेज होती है। एंड आई डू नॉट मीन द कोनोनेशंस आर इम्पोर्टेंट, और ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि कोनोनेशंस आर इम्पोर्टेंट as supplying some sort of frill and trimming something external or real matter in hand। तो ये जो आपके and I do not mean, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है that the connotations are important, कि connotations important होते हैं as supplying some sort of frill, यानी झालर बनाने के लिए या trimming बनाने के लिए something external to the real matter in hand। यानी connotations ऐसा भी काम नहीं करते हैं कि जो बातें लिखी हुई हैं उससे कुछ हट के ही बात निकलने लगे, ऐसा भी काम नहीं करते हैं। जबकि कोनोनेशंस क्या करते हैं, कोनोनेशंस करते ये हैं कि वैल्यू ऐड करते हैं या फिर मीनिंग ऐड करते हैं, ना कि मीनिंग से हटा करके कहीं लेके चले जाते हैं। आई मीन दैट द पोएट डज नॉट यूज अ नोटेशन एट ऑल। इसका मतलब ये है कि पोएट कोई नोटेशन नहीं यूज करता है एज द, जस्ट अ सेकंड लेट मी जूम इन फॉर यू, एज द साइंटिस्ट। पोएट कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता जो कि साइंटिस्ट यूज करते हों, मे प्रॉपरली बी सेड टू डू सो। तो पोएट का ये काम नहीं है कि वो साइंटिस्ट की तरह लैंग्वेज यूज करे कि जो लिखा है केवल उसका वही मतलब हो। द पोएट विद इन लिमिट्स हैज टू मेक अप द लैंग्वेज एज ही गोज। यानी कि पोएट को अपनी हद में ही रह करके वहीं से पैराडॉक्स बनाना होता है। और यही एक तरह से कह सकते हो कि पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स की लैंग्वेज। अब इसमें मैं चाहूँ तो और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। द वेल वॉटन में कई सारे एग्जाम्पल है, करीब 17 पेज का जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको करीब करीब आइडिया लग जाएगा कि हुआ क्या है। और अगर आपको आइडिया लग चुका है कि हुआ क्या है, तो अब हम पॉइंट वाइज कंक्लूड कर देंगे पूरे को, बिना पूरा पढ़ते हुए हम पूरे पूरे ही वेल वॉट वन को, द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स को कंक्लूड कर देंगे। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ बातें जो कि इम्पोर्टेंट है वो बताना चाहूँगा कि ये जो किताब है द वेल वॉट ऑन, उसमें उसका एक पार्ट है द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। ये भी याद रखिएगा, एक कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो लिखा है द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स फ्रॉम ब्रूक्स क्लिनिक द वेल वॉट ऑन। तो याद रखिएगा कि ये जो बुक है द वेल वॉट ऑन, या फिर जो वर्क है, लिटरेरी वर्क है वेल वॉट ऑन का, उसमें लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स एक छोटा सा हिस्सा है, ये हम पढ़ रहे हैं।
ना कि द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स कोई मेजर किताब है। एक छोटे से लिटरेरी वर्क का ये छोटा हिस्सा है द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स।